हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है इतिहास, जैसे कि आप जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने शुरू किया है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से संबंधित जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे हम सब पर बात कर चुके हैं। और आज जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक, मतलब 1870 से लेकर के 1947 तक क्या क्या हुआ उन सभी घटनाओं पर इसमें चर्चा करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इस चैप्टर में जो भी समस्या है, जो भी डाउट हो, सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर आपको किताब में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब की हर एक शब्द को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए जरा एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपकी किताब में सबसे पहले लिखा होगा राष्ट्रवाद का उदय, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। राष्ट्रवाद का उदय मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद होता क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको बात करेंगे कि उदय एक्चुअल में क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि भारत के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों के मन में भारत एक देश बने, इस बात की एक ये विचार उत्पन्न हो। मतलब देश के प्रति देश प्रेम का विचार ही राष्ट्रवाद हो सकता है। या राष्ट्रवाद का मतलब यूं कहे कि अगर भारत देश गुलाम है तो उसको आज़ाद कराने के लिए हमें एक आज़ाद देश चाहिए, और वो आज़ाद देश की भावना ही राष्ट्रवाद है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद से राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। लेकिन इसी बीच कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि देश क्या है और किसके लिए होता है। मतलब कोई देश जो बोलता है ना कि ये देश हमारा है, तो देश मतलब क्या होता है और ये देश किसके लिए होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भारत एक देश है तो उसका मतलब क्या है, तो भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, और भारत मतलब यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा और जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। मतलब ये भारत उन सभी लोगों का घर है जिसका जन्म भारत में हुआ है, और जो भारत के रहवासी हैं उन सभी को मिलाकर के भारत कहलाता है। और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं देश। तो देश क्या होता है, देश किसी जनता के रहने की जगह को बोल सकते हैं। और ये बोला जाए किसके लिए है ये, तो ये हम लोगों के लिए है जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और किसके लिए से मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब लोगों के लिए बराबर देश। देश के मायने हर एक व्यक्ति के लिए इक्वल है, यानी देश की नज़र में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, हर व्यक्ति देश की नज़र में सबसे बराबर रहा है। तो यही देश की भावना है। अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। राष्ट्रवाद का अगर उदय हुआ है तो वो ऐसे हुआ है कि हमारे मन में पहले भावना जागृत हुई। पहली बात तो हम जिस देश के रहने वाले हैं, जो देश हमारा है वह किसी और के कब्जे में है। तो जब कोई देश, हमारा देश किसी और के कब्जे में है, तो हम लोग इस देश की सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये लाइन बोली गई कि देश के सारे संसाधनों पर और हमारे जीवन पर भी अंग्रेजों का कब्जा है। हमें क्या आज़ादी मिलनी चाहिए, क्या खेती करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन भी हमारे ऊपर लेने वाले कौन थे, अंग्रेज थे। उन्होंने बोला कि जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण भारत भूमि से खत्म नहीं हो जाता तब तक हम भारत के लोग इस देश को अपना कह ही नहीं सकते। हम इस देश को कब बोलेंगे अपना, जब देश में अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। तो भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, जब तक कि नियंत्रण खत्म ना हो जाए। तो जिस दिन भी अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म होगा उस दिन भारत हमारा देश होगा। और बस इसी नियंत्रण को खत्म करने के लिए जो विचार सामने आया वही राष्ट्रवाद था। अब आपको समझ में आया कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक भावना है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद की चेतना और संगठन। राष्ट्रवाद की चेतना धीरे धीरे लोगों के अंदर पनपने लगी। देखिए राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अचानक से एक दिन हुआ और एकदम से राष्ट्रवाद शुरू हो गया।
राष्ट्रवाद की शुरुआत धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाओं से होती है। राष्ट्रवाद की शुरुआत शुरू में हुई 1850 के बाद से। 1850 के बाद ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक तो डलहौजी की हड़प नीति ने और दूसरा 1857 की क्रांति ने पूरी तरह से भारतीयों को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ भी हो लेकिन अंग्रेजी सत्ता सही नहीं है। सभी भारतीयों के मन में एक प्रेरणा जाग उठी थी कि अंग्रेज सही नहीं है। अगर आपके दुश्मन सबके एक हो जाए तो उसको हराना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो चेतना है ये 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में दिखाई देने लगी। जो संगठन धीरे धीरे बन रहे थे भारत में, राजनीति में आ रहे थे, उन सभी संगठनों में ये धीरे धीरे ये एक आशा की किरण जगी कि भाई हम लोग देश को आज़ाद करवा सकते हैं, बशर्ते है कि हमें वो भावना प्रेरित करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ये राष्ट्रवाद की भावना जो प्रेरित हुई है 1870 से 1880 के दशक में हुई। ये चेतना और गहरी हो चुकी थी क्योंकि 1870 से 1880 के दशक में भारत में बड़ी बड़ी पार्टियों का गठन हुई, बड़े बड़े संगठन बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें से एक था। आपको पता ना, आज का जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस पार्टी है जो वर्तमान में है, प्रधानमंत्री मोदी साहब के आने से पहले जो दूसरी पार्टी भारत पर राज कर रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, आप जानते ही हैं। उस समय जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस 1885 में बनने वाली पार्टी थी। तो वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा और दूसरे संगठन भी थे जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो 1870 से लेकर के 1880 के बीच में देखो ये जो पीरियड चल रहा है, इसी में वो जागृति उत्पन्न हुई, चेतना उत्पन्न हुई। इसलिए राष्ट्रवाद की जो चेतना उत्पन्न होती है वो इन दशक में होती है। इसलिए एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है कि कब शुरू हुआ होगा। संगठनों की जो बागडोर होती थी, सारे के सारे संगठन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जो संगठन है उसमें वकील कैटेगरी के लोग होंगे। वकील, वकालत करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर हाथों में थी। मतलब ज़्यादातर संगठन का जो निर्माण किया गया था उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की का हाथ है जो वकालत करते थे। अब ये ज़्यादातर वकील थे। अगर आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो वो वकील थे, आप सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे तो वो वकील थे, इवन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो वो वकील थे, महात्मा गांधी वकील थे। ज़्यादातर शिक्षित तबका जो था इंडिया में, जो पॉलिटिकल तबका था, वो सारा का सारा वकालत करता था, क्योंकि उनने सोच लिया था कि अंग्रेज कानूनी भाषा समझते हैं, इसलिए अंग्रेजों के ही कानून को समझ के हम उन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक पेशा इंडिया में बहुत फेमस हो गया था, वकालत का पेशा। इसी वजह से वकीलों की संख्या इंडिया में अचानक से बढ़ गई थी। तो ये वकीलों के हाथ में सारे संगठन थे। वो जागरूक भी थे और जानते भी थे कि किस हद तक हमें विरोध करना चाहिए, उस हद तक ताकि हमारे ऊपर कोई चार्जशीट फाइल ना हो, ऐसा वो जानते थे। तो राष्ट्रवाद की चेतना और संगठन में कुछ संगठनों का निर्माण हुआ, जैसे पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाई गई थी। तो पूना, आपने नाम भी सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे साहब ने इसका स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना था। मद्रास महाजन सभा ये 1884 में बनी थी, मतलब कांग्रेस के बनने से एक साल पहले। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, रेजिडेंसी या प्रेसिडेंसी बोल दो उसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना था। जबकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और केवल 72 लोग थे उस समय जिन्होंने इसको स्थापित किया था। लेकिन एक अंग्रेज अफसर थे जिनका नाम है A.O. ह्यूम। ये A.O. ह्यूम वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से कांग्रेस बना था। शुरुआत में कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया गया था कि भाई लोग हमारे नहीं सुनेंगे तो लोग और मेरे बीच में, अंग्रेजों के बीच में एक तीसरा एक होना चाहिए जो इनको जो है शांत कर दे, वो थी कांग्रेस। तो एक कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक थे अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस उनका सेफ्टी वाल्व न बन करके उन्हीं के खिलाफ आ गया था, क्योंकि हमें देश को आज़ादी दिलानी थी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। आपके जो किताब है उसमें पूना सार्वजनिक सभा के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा का गठन, जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि 1870 में महादेव गोविंद रानाडे साहब ने किया था। मैं उनका नाम जरूर लिख देता हूँ, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे साहब ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था
और ये पूना सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, सबके लिए। तो सब सार्वजनिक का मतलब होता है कि ये, इसका मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए होता है। आज भी सार्वजनिक स्थान हम लोग बोलते हैं ना, पब्लिक प्लेस, इसका मतलब वहाँ पर हर कोई व्यक्ति जा सकता है। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए। उनने बोला कि हमारा जो लक्ष्य है, वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानते थे। पूना सार्वजनिक सभा का मतलब यही था कि आज हमारी जो सभा जो लक्ष्य लेकर के आ रही है, ये केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का लक्ष्य है। इसलिए वो अपने लक्ष्य को पूरे देश का लक्ष्य मानते थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। जल्द ही भारत को संप्रभु बनाना चाह रहे थे। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ लोग तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, फिर ये संप्रभु की बात क्यों कर रहे हैं। संप्रभु का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी से नहीं, संप्रभु का मतलब होता है खुद के डिसीजन लेना। भारतीय अपने मामलों में निर्णय खुद लेने लग जाए, यानी अंग्रेज हमारे मामलों में इंटरफेयर न करे, वही संप्रभुता है। तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। राष्ट्रवाद, देखिए, जब आपको कोई दबाएगा तभी तो आपको गुस्सा आएगा। आपको कोई जबरदस्ती कोई परेशान कर रहा है तो गुस्सा आएगा, लेकिन अगर कोई आपको परेशान कर ही नहीं रहा लेकिन फिर भी देश में शासन कर रहा है तो आपको परेशानी नहीं होगी उससे। बस यही था कि अंग्रेज हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे थे, हमारे मूलभूत अधिकार को छीन रहे थे, और उसी में संप्रभुता भी एक प्रश्न बनता है। तो पूना सार्वजनिक सभा ने बोला कि हमें देश को संप्रभु बनाना है, और राष्ट्रवाद जो है ये संप्रभुता ही तो है। हम जब तक हमारे देश के लोग अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं होंगे, तब तक देश संप्रभु कैसे कहलाएगा। और 26 जनवरी 1950 को हो गए थे हम लोग, लेकिन शुरुआत तो पहले से हो गई थी। भारत की जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होना चाहिए। देखिए, मैंने जो बताया वही संप्रभु का मतलब है कि भारतीय लोगों को अपने मामलों में फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेज कौन होते हैं हमारे ऊपर फैसला करने वाले। अब अगर ऐसे पूना सार्वजनिक सभा या कुछ और चीज़ें होने लगी, कुछ और संगठन का निर्माण होने लगा, लगातार ये सारे संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध थे। लगातार सारे के सारे संगठन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, उनकी आलोचना करने लगे थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब समय आ गया है इनको कंट्रोल करने का। तो हम लोग ने यहाँ टॉपिक क्या लिया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगी पाबंदियाँ। ब्रिटिश सरकार ने कुछ पाबंदियाँ लगाई थी। कैसे, जैसे 1878 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था आर्म एक्ट। ये आर्म एक्ट का मतलब, आर्म का मतलब होता है हथियार, है ना। तो आर्म एक्ट पारित किया था। तो आर्म एक्ट पारित करने की वजह से क्या हुआ था, उनने बोल दिया था कि अब कोई भी किसी भी भारतीय के पास हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। सिपाहियों को तो हथियार रखने का अधिकार था ही, लेकिन सिपाहियों के अलावा कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। अगर हथियार रखता हुआ पाया गया या उसके पास से हथियार बरामद हुआ, भले ही उसने यूज़ किया हो या ना किया हो, तब भी उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाएगी और ये आर्म एक्ट के खिलाफ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मतलब अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था 1857 की क्रांति में कि जितने भी लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उनके पास कई सारे लोगों के पास बंदूकें आ गई थी। तो ये हथियार वो लोग लाए कहाँ से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कहीं से तो ये हो रहा होगा कि हथियार ये लोग रख रहे थे इलीगली। तो इसीलिए आर्म एक्ट लाया गया था कि अब हथियार नहीं देंगे तो कम से कम विद्रोह में सामना तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए ऐसा एक कानून पारित कर दिया था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। साल 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया गया। 1878 में दूसरी एक काम ये हुआ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, ये शब्द इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो वर्नाकुलर का मतलब होता है, वर्नाकुलर शब्द का मतलब होता है कि जैसे मान लो अंग्रेज है, तो अंग्रेज कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी जो बोलते हैं वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा हमारी जो स्थानीय भाषाएं चलती हैं, जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज कौन सी, जैसे हिंदी चल रही है, उर्दू चल रही है, मान लो फारसी चलती थी या बांग्ला चल रही है या दूसरी जितनी भी भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी भाषा है वो सब स्थानीय भाषा जो होती है। यानी अंग्रेजी भाषा के अलावा दूसरी सारी स्थानीय भाषा को अंग्रेज क्या बोलते थे, उनको बोलते थे वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो हुआ क्या था कि हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों की आलोचना करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया, और प्रेस के इस्तेमाल के अंतर्गत हमारे जो भारतीय लोग थे ये क्या करते थे, अपनी स्थानीय अलग अलग भाषाओं में अंग्रेजों की आलोचना किया करते थे। तो अंग्रेजों की आलोचना खूब भर भर के लिख रहे थे। जब अंग्रेजों को ये बात समझ में आई
जब कुछ होंगे उनके मुखबिर जिनने बताया कि हिंदी के पेपरों में आपकी और दूसरे पेपरों में आपकी काफ़ी आलोचना हो रही है, तो ऐसा मत कर बनने दो इनको, नहीं तो ये ज़्यादा आलोचना होगी तो लोगों में एक भावना फैल जाएगी आपके खिलाफ। इसीलिए अंग्रेजों ने 1878 में एक कानून पारित किया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब अगर मान लो कोई भी न्यूज़पेपर जो दूसरी आम भाषा का है, मतलब वर्नाकुलर भाषा का है, तो वो अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज या आलोचनात्मक चीज छापता अंग्रेजों के खिलाफ, तो ऐसे में उस प्रेस को तो जब किया जाता ही जाता, उस प्रेस के नाम पे जितनी भी संपत्ति होती सारी की सारी जब्त कर लेंगे अंग्रेज। ये इस कानून में था। तो बड़ा ही भयावह कानून था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। मतलब जो भी लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे उनको चुप कराया जाए। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस के सहित जितनी भी संपत्ति उस प्रेस की होगी सब जब्त कर लेगी। तो ये बड़ा एक जो है अन्यायपूर्ण उनका कानून था। भाई अब कोई आपके खिलाफ लिख भी नहीं सकता। फिर भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या हुआ? आपने हमसे हमारी बोलने की आज़ादी तक छीन ली, अभिव्यक्ति की आज़ादी तक छीन ली, राइट टू एक्सप्रेशन छीन लिया। 1883 में सरकार ने एक और बिल लागू करने का प्रयास किया, 1883। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिल था जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल पर उन्होंने इस बिल को वापस लिया था इसलिए हंगामा हो गया। ये बिल लाए थे इसलिए हंगामा नहीं हुआ, इस बिल को वापस ले लिया इसलिए लड़ाई हुई। क्योंकि बिल पहली बार अंग्रेज एक अच्छा बिल इंडिया में लेकर के आए थे। तो इस बिल में ऐसा क्या था, इसको लेकर हंगामा क्यों हो गया? इस बिल में ऐसा था कि अब जो भारतीय न्यायाधीश हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिस्टम होता था अंग्रेजों का, उसमें बहुत सारे भारतीय न्यायाधीश भी बन गए थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो भारत के लोग भी न्यायाधीश बन गए थे। लेकिन सिस्टम क्या था पहले कि इंडिया का जो अगर कोई जज साहब इंडियन बैठा हुआ है तो वो किसी यूरोपीय या किसी भी इंग्लैंड ब्रिटिश अफसर या किसी भी यूरोप के आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया इल्बर्ट बिल में कि अब कोई भारतीय जज भी किसी यूरोपीय व्यक्ति या फिर इंग्लैंड के व्यक्ति के खिलाफ भी वो क्या कर सकता है, वो मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसे में बिल्कुल सही था कि उन लोगों को सजा मिल सकती थी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकता है। तो कितना अच्छा था ये, भारत का न्यायाधीश अगर यूरोपियों पर मुकदमा चलाने लगे तो ऐसे में यूरोपियों को डर रहेगा कि यार मुकदमे में सजा हो गई तो ऐसे में वो बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन होता ये था कि यूरोप के व्यक्तियों का जो सुनवाई होती थी वो केवल और केवल यूरोपियन महाद्वीप के से आने वाले जज साहब ही करते थे। तो ऐसे में वो उनके फेवर में बोलते थे। हमें लगा कि अब हमारा न्यायाधीश न्याय करेगा तो अपने फेवर में बोलेगा, लेकिन ये बिल अंग्रेजों ने लागू होने से पहले ही वापस ले लिया, इसलिए हंगामा हो गया। सरकार ने यह बिल वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया कि भाई आपने एक बार तो एक चीज़ जो थी वो पसंद आई थी आपकी, वो भी आपने छीन ली, वो भी नहीं देना चाहते, या तो फिर देते ही नहीं, हमें सपने क्यों दिखाया आपने। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक कभी क्या पढ़ा कि राष्ट्रवाद के उदय में जो है ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से पाबंदियां लगाई। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय में एक और दूसरी पार्टी के योगदान की जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो बंबई में 72 लोग सबसे पहली बार गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती जो नेता थे वो कौन कौन थे उनकी बात कर लेते हैं। जो शुरुआती नेता थे उसमें थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के अलावा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर। और ये जो नौरोजी साहब थे जिनका नाम सबसे पहले लिया था, ये नौरोजी साहब एक बिजनेसमैन थे, इनके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम लोग एक बार फिर नाम बता देता हूँ मैं आपको कि शुरुआत में कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे उनके नाम में से शुमार नाम है वो है दादा भाई नौरोजी साहब थे। उसके अलावा फिरोज शाह मेहता साहब थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के।
WC बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। उसके अलावा रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे के सारे लोग जो थे शुरुआती नेता थे। आप चाहे तो फोटो में देख सकते हैं, आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 72 लोगों ने मिलकर के शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस की स्थापना शुरुआत में उनका लक्ष्य जो था वो कुछ अलग था। शुरुआत में वो बहुत लिबरल कैटेगरी के थे, लिबरल सोच थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका। धीरे धीरे थोड़ा सा जब बाल पाल लाल बाल में आए, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हुआ था कांग्रेस, लेकिन फिर कांग्रेस टूट गया था। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। नौरोजी की बात करें तो नौरोजी एक बिजनेसमैन थे और प्रचारक भी थे वो, है ना। उसके अलावा लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। इसका मतलब ये था कि दादाभाई नौरोजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। दादाभाई नौरोजी को एक नाम दिया जाता था, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी को बोलते थे। ठीक है, लंदन में रहते थे और ब्रिटेन की संसद में कुछ समय के लिए सदस्य भी रहे। अब बात करते हैं, हमने राष्ट्रवाद की तो बात कर दी, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय एक संगठन के रूप में हुआ, ये हम लोग ने पढ़ा। अब बात करते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। अभी तक हमने किसी देश की कल्पना भी नहीं की थी, अब हम लोग एक राष्ट्र की कल्पना करने लगे हैं कि भारत एक देश होगा और जो आज़ाद हमको जिसको दिलाना है, हमें किसे आज़ाद दिलाना है? क्या हमें कुछ रियासतों को आज़ाद करना है या पूरे भारतवर्ष को करना है? तो भारतवर्ष को आज़ाद करना है तो पहले एक राष्ट्र तो बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्र के रूप में चेतना तो आनी पड़ेगी। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में ये बात होनी चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है। जब इस राष्ट्र को हम जनता कबूल करेंगे ना, तभी तो राष्ट्र बन पाएगा। तो उभरते हुए राष्ट्र में क्या है, सबसे शुरुआती 20 साल में तो कांग्रेस जो था वो मध्यम मार्गी था, मध्यम मार्गी पार्टी थी। ये न तो लड़ने को, क्रांति करने को तैयार थी और न पूरी तरह से अंग्रेजों से सहमत थी। ये बिल्कुल बीच का मार्ग कर रही थी। अंग्रेजों की कुछ बातों से सहमत भी थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उनसे पत्र लिख करके बातचीत करके अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करती थी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। ये जो विधान परिषदें अंग्रेजों ने बनाई थी, अब आपको इसके लिए उसका काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि विधान परिषदों का मतलब क्या है। वायसराय का जब राज चलता था देश में, तो उस वायसराय के टाइम पे ही उन्होंने क्या किया था, राज्यों में प्रांतीय स्तर में, जो आजकल के राज्य होते हैं ना, वैसे उस समय प्रांत थे, इन प्रांतीय स्तर पर उन्होंने क्या किया था, विधान परिषद का गठन कर दिया था कि विधान परिषदें होंगी और वो लोग अपने एरिया का जो है, अभी फिलहाल तो खाली विधान परिषद होगी, उनको पावर नहीं दी गई थी, सारा पावर ऊपर से आ रहा था, सेंट्रलाइजेशन होता है इस वजह से। अब हुआ ये, उनने बोला कि विधान परिषदों में आप यूरोपियन लोगों को ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें भारतीयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। बहुत कम भारतीय थे उसमें। परिषदों को ज़्यादा अधिकार भी मिलने चाहिए, जिनमें परिषदें नहीं है, जिन राज्यों में, वहाँ पर आप क्या करें, परिषदों का गठन भी करें। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके की मांग थी कांग्रेस की। किससे? अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कांग्रेस वाले। सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद भी दिए जाए। अभी तक सरकार में भारतीयों को केवल छोटे छोटे सैनिक पद दिए जा रहे थे। सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा पद किसी भारतीय के पास नहीं था, सारे के सारे पद अंग्रेजों के पास थे, जबकि वो उन लोगों से कैपेबल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि वो इंग्लैंड से थे, इस वजह से वो अपर में आ गए। उन्होंने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा का आयोजन किया जाए। मतलब ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं, जो एग्ज़ाम हो रही थी IAS की, इस एग्ज़ाम को शुरुआत में कहाँ करवाया गया था? शुरुआत में ये हो रही थी लंदन में। और लंदन में शुरुआत में तो इंडियंस लोगों को लंदन जाने का मौका भी नहीं मिलता था, यानी शुरुआत में तो लंदन में तो होती ही थी, लेकिन एग्ज़ाम भी केवल इंग्लैंड के लोग ही देते थे, इंडिया के लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। बाद में 1853 में एक एक्ट आया, 1853 में एक एक्ट आया, जिसमें ये बोल दिया कि ठीक है, हम ओपन परीक्षा करवा सकते हैं, भारत के लोग भी इस सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये एग्ज़ाम होती थी लंदन में, और हमारी मांग क्या थी कि एग्ज़ाम जो है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित कराया जाए। ठीक है, तो लंदन के साथ साथ अगर भारत में भी आयोजित कराई जाएगी तो भारतीयों को भी बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके पास पैसों की कमी थी, इस वजह से लंदन एग्ज़ाम देने नहीं गए, नहीं तो आपके एग्ज़ाम को वो कितनी ही बार निकाल सकते थे, ऐसा उनका दावा था।
शासन व्यवस्था के भारतीकरण की मांग। कांग्रेस ने एक और चीज़ की मांग उठाई थी कि जो शासन व्यवस्था आप चला रहे हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हो, तो भारतीकरण की मांग थी। ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां जो थी भारत में वो गोरे लोगों के पास में थी, गोरे अफसरों का ही कब्जा था उसमें। अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे। मतलब जो भी अंग्रेज बाहर से यहाँ आया अपॉइंट होने के लिए, उनको पता है कि थोड़े दिन बाद वापस भेज देंगे, जितना ज़्यादा हो सके पैसा कमाओ, तो बहुत मोटी रकम जो थे कहाँ भेजते थे, भारत के बाहर भेज रहे थे। अगर भेज रहे थे इंग्लैंड में, अगर मान लो उसकी फैमिली यहीं होती भारत में, तो वो पैसा कभी भारत से बाहर जाता ही नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में जो पैसा भारत से बाहर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो हमारा ये मानना था कांग्रेस का कि मान लो अगर भारतीय लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में आ जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो तो बच जाएगा। तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी, जो भी सैलरी वगैरह आती थी, वो ये उम्मीद की गई कांग्रेस के द्वारा कि अगर ये सैलरी जो है ये इंडियंस को ही मिलने लगे तो बाहर कैसे जाएगी, क्योंकि फैमिली तो यहीं पर है, तो हमारा पैसा देश में ही रहेगा। इसके लिए उनकी मांग क्या थी कि शासन व्यवस्था में क्या किया जाए, भारतीकरण की मांग जो है वो कर रहे थे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इन्हीं की मांग थी कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग किया जाए। अगर आप संविधान का आर्टिकल नंबर 50 पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 50 यही लिखता है, क्या लिखता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अलगाव, पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 बोलता है। तो ये यहाँ की मांग जो थी वो हमने खुद, भाई कांग्रेस की मांग थी तो ये तो जाहिर था कि जो मांग कांग्रेस की थी वो संविधान में तो आनी थी, क्योंकि संविधान बनाने में ज़्यादातर लोग कौन थे, कांग्रेस के थे, इसलिए कांग्रेस की जो बात थी वो वहाँ पर आपको दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं आगे। उभरते हुए राष्ट्र में फिर आगे क्या हुआ, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। शुरुआत में कांग्रेस ने कुछ आर्थिक मुद्दे भी उठाना शुरू किए, जैसे कि भारत में ब्रिटेन शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। उन्होंने माना इस बात को कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, तो ये आर्थिक मुद्दा उन्होंने उठाया, गरीबी और अकाल का। अनाजों में के भारी निर्यात की वजह से अंग्रेज क्या करते थे, भारत में जो अनाज उगता था उसको यहाँ से कम दाम में खरीदते, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में अनाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ब्रिटेन में हो या पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों ना हो। तो इनको क्या फ़ायदा हो रहा था कि अगर हम लोग अनाज कम दाम में खरीद कर वहाँ बेचेंगे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा हमको, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग 3 गुना दाम ले सकते हैं। तो अनाजों का भारी मात्रा में निर्यात किया गया, जिससे खाद्य पदार्थों का अभाव फैल गया देश में। लोगों के पास देश में खाने पीने की चीज़ें नहीं बची है। क्यों नहीं बची है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें थी अनाज उसका निर्यात हो रहा था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए। कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग ये थी कि भाई किसान को आप बहुत परेशान कर रहे हो, किसान वैसे ही जो है कुछ उगा नहीं पा रहा है, ऊपर से ये है कि अगर किसान को कुछ उगाना है तो उसको टैक्स जो है वो कम कर दोगे तो वो भी जो है बहुत आसानी से उगा सकता है और उसके अंदर जो है आत्मविश्वास जगेगा कि भाई यार मुझे कुछ मुनाफा हो रहा है। तो ये टैक्स या कर की वजह से किसानों को कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा था। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उन्होंने बोला कि जो सिंचाई व्यवस्था है जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए, उसके लिए कुछ अनुदान दे, ग्रांट दे, ताकि सिंचाई को आगे बढ़ाया जाए। और ये लोग आपका टैक्स चुका है, भाई एक ही साल में एक बार फसल हो रही है, अगर सिंचाई की व्यवस्था होती तो ये लोग 2 बार फसल कर सकते थे। पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संख्या कांग्रेस के केवल पेशेवर समूह, पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था जो कांग्रेस है ये केवल पेशेवर समूहों या जमींदारों या उद्योगपतियों की ही बात नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग आलोचना करते थे कि कांग्रेस में तो सारे के सारे अपर कास्ट के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि ये जमींदारों के लिए या उद्योगपति या के लिए ही बात करेंगे। तो उनने बोला कि कांग्रेस इन सब के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी बात आवाज़ उठा रही थी। यानी कांग्रेस का मुद्दा केवल अमीर लोगों या उद्योगपतियों जमींदारों के लिए नहीं था, बल्कि सभी तबके के लोगों के लिए था। तो एक्चुअल में ये कांग्रेस करना क्या चाह रही थी, कांग्रेस करती क्या थी, इनका मेन मोटिव ये था कि जो भारत के लोग हैं उनको अंग्रेज़ों के बारे में ये बताना कि भाई ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है इनकी,
तो मध्यम मार्गी जो नेता थे वो जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। मतलब ब्रिटिश सरकार जानबूझकर अन्याय कर रही थी, तो इसके बारे में वो जनता को बताना चाहते थे। और उन्होंने अखबार निकाले जिसके लिए। अब भाई जनता को बताया कैसे, जब तक जनता के तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक तो नहीं समझ में आएगा। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। मतलब जो ब्रिटिश शासन है ये देश को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खा रही है, एक तरह से कि ये टैक्स पे टैक्स लिए जा रही है और सारा का सारा पैसा विदेश जा रहा है, इंडिया में रुक ही नहीं रहा है। तो इस तरह से तो क्या हो सकता है, ये आर्थिक रूप से भारत इतना कमज़ोर हो जाएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगा ना इंडिया में। लोगों के पास पैसा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद में हमारे पास इकोनॉमिकली हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रैक पर आए हैं। तो लेकिन उन्हें लगता था, क्या लगता था, कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस को एक विश्वास था कि भले अंग्रेज अन्यायपूर्ण व्यवस्था में लगे हो या इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हो, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी दो चीज़ें जो है वो काफ़ी समझते थे कि अंग्रेज लोग स्वतंत्रता और न्याय, ये दो चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। कम से कम न्याय पर तो रखते ही हैं, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ला के रखा हुआ था उनने। इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। तो उनको लगा कि ये लोग न्याय पर विश्वास करते हैं कि अगर इनको लगता है कि हमारी जो मांग है वो सही है, न्याय संगत है, तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये इनको मन का मानना था कांग्रेस का। इसलिए इनको मध्य मार्गी क्यों कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादा रिवोल्यूशनरी नहीं थे। मतलब ये अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और इन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया था कि ये हो सकता है कि अंग्रेज उसको मान ले, ऐसा इनका मानना था। 1890 के दशक तक ये जो कांग्रेस थी, इसकी जो सोच थी, इसको लोग आलोचना करने लगे कि यार कांग्रेस का तरीका सही नहीं है। 1890 के दशक तक कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे लोग कि यार ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि अंग्रेज आपकी बात मान लेगा, कि अंग्रेज जो है वो न्याय में विश्वास करते तो आप जो मांग बोलोगे वो मान लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका तौर तरीका गलत है, जब तक अंग्रेजों से छीनेंगे नहीं, ये देंगे नहीं। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एक गरम दल बन गया था। कांग्रेस में जब टूट हुई थी तो ये तीनों लोग थे जो गरम दल के नेता थे। ये काफ़ी गरम मिजाज के थे, मतलब इनको गुस्सा आता था। मतलब इन गुस्सा से मतलब ये नहीं कि वो हर किसी पे गुस्सा कर, इनको अंग्रेजों से अगर कुछ बात मनवानी है तो ये शांतिपूर्ण तरीका नहीं चाहते थे। ये बोलते थे कि शांतिपूर्ण निवेदन से कुछ भी नहीं होगा, जब तक क्रांति नहीं करेंगे, रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये लोग मानने वाले नहीं है। इसलिए बाल पाल लाल यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय तीनों जो थे ये परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इनने बोला कि जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग उद्देश्य में, तब तक नहीं होगा। तो उनने कांग्रेस से हटके अपना उद्देश्य निकाला। उनने बोला कि निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना भी की। उनने बोला कि भाई ये जो नरमपंथी लोग हैं, कांग्रेस जो बचे हुए हैं, ये कांग्रेस के जो लोग हैं ज़्यादातर वो बिल्कुल निवेदन में बात विश्वास रखते हैं कि अंग्रेजों के सामने झुक करके प्रणाम करो कि साहब देख लो, कुछ मांग मान लो, मतलब निवेदन करना, उनके सामने पत्र लिखना। तो निवेदन से कुछ भी नहीं होगा, ये गलत है। वो आलोचना करते देश की कि निवेदन से क्या होगा, जब तक आप अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं कर देते तब तक ये मानने वाले नहीं है। उनका कहना था कि सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। नेक इरादों पर भरोसा मत करो कि भाई सरकार नेक काम करना चाह रही है, लेकिन सरकार की ताकत कितनी है, क्या कर सकती है, उस पर भरोसा करना चाहिए। तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो स्वराज यानी स्वतंत्रता की बात करते थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। और हमारे यहाँ जो टॉपिक था वो यही था कि स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी कि भाई हमें स्वराज तो चाहिए ही चाहिए। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, फुल इंडिपेंडेंसी। अब क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया, एक बड़ी घटना हुई। लॉर्ड कर्जन साहब उस समय गवर्नर वायसराय थे। तो वायसराय जो थे वो कौन थे, कर्जन साहब थे। कर्जन साहब ने 1905 में बंगाल विभाजन की बात की कि अगर बंगाल को बांट दिया जाए तो हमें आसानी होगी, क्योंकि क्या हो रहा था, बंगाल के जो नेता थे वो अंग्रेजों के लिए रोड़ा बन रहे थे। हो ये रहा था कि अंग्रेज उससे परेशान थे कि उनको लग रहा था कि अगर ये एक हो गए तो हो सकता है कि हमें डिफीट कर दें। तो एक बंगाल में एक नया विचार उत्पन्न हो रहा था, उसको दबाने के लिए, बंगालियों को अलग करने के लिए उन्होंने बंगाल विभाजन का जो है प्रस्ताव रखा। तो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया।
बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग उस समय बंगाल में हुआ करते थे। सबको ये लगा कि शायद बंगाली और गैर बंगाली को अलग कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही लगा था कि बंगाली और गैर बंगाली को अलग करें, लेकिन जब उन्होंने विभाजन किया तो पूर्वी बंगाल का एरिया असम में मिला दिया, मतलब बंगाली भाषा वाले लोगों को ही बांट दिया। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखने के लिए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। मतलब जब बंगाल का बंटवारा का करजन साहब कर रहे तो उनसे पूछा गया कि भाई क्यों कर रहे, क्या रीज़न है, तो उन्होंने पूछा कि इस प्रशासनिक सुविधा के चलते हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था और ये सुविधा किसको मिलने वाली थी? क्या यह सुविधा हमें मिलने वाली थी या फिर अंग्रेजों को मिलने वाली थी या बंगालियों को कि गैर बंगालियों को, किसको मिलने वाली थी, ये पता नहीं चल रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। तो हमको पहले तो लगा कि बंगाली गैर बंगाली को अलग करे ताकि इनको भाषा को कोई दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन सरकार ने जब विभाजन किया तो क्या किया, गैर बंगालियों को बंगाली से अलग नहीं किया, मतलब उड़ीसा और बिहार को अलग ना करके इन्होंने पश्चिम जो बंगाल था उसी को असम में मिला दिया। तो इससे अंग्रेजों का मोटिव समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं बंगाल के जो नेता थे उन पर ये अंकुश लगाना चाह रहे थे, बंगाल के लोगों में जो भावना उठ रही थी उसको दबाना चाह रहे थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर वो अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बाढ़ दिया जाए ताकि ये एक ना हो पाए। अगर ये एक हो गए तो हमारे विरुद्ध कुछ भी हो सकता है, हमें नए विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कोई भी 1857 की क्रांति हो। 1857 की क्रांति के बाद दोबारा 1857 की क्रांति अगर हुई तो हम संभाल नहीं पाएंगे, ये अंग्रेजों को विश्वास था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। इसका विरोध भी किया, सब लोगों ने विरोध किया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। विशाल जनसभा, जगह जगह पर जनसभाएं हुई और उस आंदोलन का नाम क्या दिया गया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी स्वदेशी आंदोलन की वजह से बाद में बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया गया। मतलब हमने इतना दमखम तो हम लोग रखते हैं कि किसी भी जगह अंग्रेजों को किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। मतलब वो चाहते थे विभाजन लेकिन मना करवा दिया हमने फोर्स लगाया लगातार। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा वाला इलाका है वहाँ पर इस प्रकार का जो आंदोलन चल रहा था, ये जो स्वदेशी था, इसे वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन नहीं बोला गया बल्कि क्या बोला गया, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाने लगा। अच्छा, लेकिन ये नहीं था कि भारत में सभी लोग इसका जो है विरोध कर रहे थे। भारत में एक पार्टी थी जो इसका सपोर्ट कर रही थी। आगे हम लोग उस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ढाका में बनी मुस्लिम लीग बंगाल के विभाजन का बिल्कुल समर्थन कर रही थी, क्योंकि उनको पता था, उनने सोच लिया था कि जहां कांग्रेस जिसका विरोध करेगी हम उसका समर्थन करेंगे और जिसका समर्थन करेगी उसका विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है उनके मोटिव दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तो उन्होंने उसका ताकि उन्होंने क्या बोला कि अंग्रेजों का साथ दे देंगे तो शायद ये हमारी बात मान लेंगे, हो सकता है वो होगा उनका। तो फिलहाल इसी की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम वो भी बात करेंगे कि बंगाल के विभाजन पर मुस्लिम लीग क्यों राजी हो गया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब देसी देसी और देसी, ये नारा था। मतलब हमें केवल देशी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। यहाँ तक कि कपड़े वपड़े सब विदेश से जो आते थे इंडियन लोग पहनते थे, हमने उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया। इतना रिफ्यूज़ किया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हो गया, विदेशों से आयात ही बंद हो गया, कम पड़ गया, बिल्कुल रिसेशन में आ गया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब केवल स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल से ही था। हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्वयं से देसी उद्योग, ये इंडस्ट्री वाला बनने वाला मटेरियल नहीं खरीदेंगे, देसी उद्योग, खादी के वस्त्र पहनेंगे, भारतीय भाषा को बढ़ावा देंगे। हम अंग्रेजी में की शिक्षा में लेंगे ही नहीं, अंग्रेजी में बात करेंगे ही नहीं, हिंदी और दूसरी भाषाओं को बढ़ावा देंगे। ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का भी बहिष्कार करो और उससे नहीं, और ब्रिटिश की जितनी भी वस्तुएं हैं इसका भी आप बहिष्कार करो, तभी यह स्वदेशी आंदोलन जो है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे। अब इस समय जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि एक समय आ गया है जब पूरे देश में माहौल बन ही गया है तो क्यों ना क्रांति की जाए।
तो मतलब कुछ लोग जो थे वो हिंसा के समर्थन थे कि हिंसा करेंगे हम लोग, तभी ये क्रांतिकारी हिंसा करेंगे, तभी ये अंग्रेज समझ पाएंगे और हमें आज़ाद करेंगे। लेकिन अब देखिए 20वीं सदी की अन्य घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक वही चल रहा है, अभी भी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्य घटनाओं की बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि स्वदेशी आंदोलन को के समय जब देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और हम लोग बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे थे, वहीं एक पार्टी जो थी वो बंगाल के विभाजन को सपोर्ट कर रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसके स्थापक में दो लोग थे, आगा खां और सलीमुल्लाह। ये दो लोग थे, आगा खां और सलीम उल्लाह। इन दोनों ने मिलकर के शुरुआत में इसकी स्थापना की। बंगाल के विभाजन का मुस्लिम लीग ने समर्थन किया कि वे बंगाल के विभाजन जो अंग्रेज सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, उनकी मांग थी। मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो क्या थी कि भाई जिन जिन इलाकों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिमों को चुनने का अधिकार केवल मुस्लिमों को दिया जाए। तो ये उनका निर्वाचन के लिए उनको चाहिए था। पता नहीं उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई, तो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था चाहिए थी उनको, और उन्होंने इसीलिए बंगाल के विभाजन को सपोर्ट कर दिया। अब बंगाल के विभाजन को सपोर्ट किया तो अंग्रेजों ने डेफिनेटली ये काम तो करेंगे वो। 1919 में अंग्रेजों ने उनकी ये बात मान ली और मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत उनको ये दे दिया। 1919 में सरकार ने यह मांग मान ली कि भाई मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का मतलब क्या है, दोबारा से समझा दूं। मान लो जैसे ढाका हो गया, ये पाकिस्तान के कुछ एरिया हो गए, यहाँ पर पहले मुस्लिम पॉपुलेशन पहले भी बहुत थी। तो अगर मुस्लिम वाला एरिया है जहाँ पर दूसरे धर्म की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ केवल मुस्लिमों को ही वोट देने का अधिकार है। मतलब मुस्लिम लोग ही तय करेंगे कि नेता कौन होगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। तो वो मुसलमान के लिए की गई थी। हालांकि 1919 में सिख और एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दी थी, तो बाद में और बढ़ा दी थी, लेकिन शुरुआत तो मुस्लिम लोगों से हुई थी। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही चुनाव चुनकर भेज सकते थे। मतलब जो प्रांतों की जो परिषदें होती थी, प्रांतों की जो आज की विधानसभा मान लो, प्रांतों की जो परिषदें होती थी उसमें जो लोग भी चुनकर जाते थे, उसमें से कुछ सीटें क्या कर दी, रिजर्व कर दी। किसके लिए? मुस्लिम लोगों के लिए, कि केवल मुस्लिम ही लोग चुन करके वहाँ जाएंगे। ये सिस्टम उन्हें लागू कर दिया। अब उसके बाद एक और घटना हुई। एक तरफ तो मुस्लिम लीग का उदय हुआ और उसी समय कांग्रेस ने बड़ी भारी जो है वो समय झेल लिया, जिसका नाम था कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस दो भाग में बढ़ दिया। एक तो हो गया था नरम दल और दूसरा था गरम दल। गरम दल को तीन लोगों के नाम से खास कर जाना था, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों को मिला के बोलते थे लाल, बाल, पाल। ये गरम दल के नेता थे और बाकी जितने भी कांग्रेसी बचे हुए सब नरम दल में थे, है ना। तो ये नरम दल का था। 1907 में कांग्रेस टूट गई गरम दल और नरम दल में, और मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। मतलब ये जो मध्यम मार्गी जो नरम दल थे, ये बोलते थे कि हम बहिष्कार की जो है वो राजनीति नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। आप थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, थोड़े गुस्सेल थे वो, और वो बहिष्कार करने में विश्वास रखते थे कि अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो मध्य मार्गी यानी नरम दल थे वो बोलते थे कि बहिष्कार नहीं करना है, उनसे बातचीत करना है, तभी तो काम निकलेगा। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया। अब कांग्रेस जो बची हुई थी उसमें केवल नरम दल ही बचे हुए थे, तो मध्यम मार्गी ही थे वो। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। फिर से 1915 में नरम दल और गरम दल ज्वाइंट हो गए, और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इसी के बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गए। इन दोनों में भी समझौता हो गया, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी दस्तखत हो गए कि हम भी साथ काम करेंगे। तो देखो पहले ये हुआ था और बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। जन राष्ट्रवाद का उदय। तो साल 1919 के बाद क्या हुआ, जन राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ रहे हैं।
जन राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि एक एक जनता देश की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो या महिला क्यों ना हो, सभी लोग एक एक करके इस आंदोलन में जुड़ने लगे। तो वह है कि 1919 के बाद संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। मतलब 1919 के बाद ऐसा हुआ कि हर एक जनता को लगने लगा कि अब हम लोग जो है राष्ट्रवाद के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी का दौर चल रहा था। दोस्तों अब देखो 1919 में महात्मा गांधी इस समय आ चुके थे यहाँ पर। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी हो या महिलाएं हो, बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब खाली गरीब लोग ही नहीं, वही मजदूर लोग, गरीब तबके के लोग, या किसान हो या महिला, विद्यार्थी, आदिवासी, खाली यही नहीं जुड़े, इसके अलावा कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस का सक्रिय समर्थन देने लगे। क्या कारण था? क्या कारण था कि ये व्यावसायिक यानी बिजनेसमैन जो लोग थे, ये भी जन आंदोलन में, यानी जो देश को आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रवाद का आंदोलन, उसमें क्यों जुड़ गए? ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या हुआ कि बिजनेसमैन को क्या मतलब था उस चीज़ से? लेकिन उसका कारण रहा था प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ? अब आप सोच रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा क्या हो गया कि बिजनेसमैन को आना पड़ा। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक राजनीतिक बदलाव स्थिति जो है वो बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। क्यों? क्योंकि युद्ध में भारत उनकी तरफ से लड़ रहा था। अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान इन द सेंस खर्चा इतना हो रहा था, रक्षा में हर एक सैनिकों के लिए अलग से खर्चा करना पड़ रहा था। तो रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया। अब इतना सारा खर्चा कहाँ से निकालेगी अंग्रेज सरकार? तो अंग्रेज सरकार ने सारा खर्च निकालने के लिए निजी आय, जो प्राइवेट इनकम थी लोगों की, और व्यावसायिक मुनाफा जो होता था, उस पर कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब जो बिजनेसमैन जो लोग थे, उन पर इन्होंने मुनाफा जो कर था वो बढ़ा दिया, तो उनका मुनाफा कम हो गया। अब बिजनेसमैन को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम हमारा बिजनेस भी नहीं कर पा रहे और बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग कांग्रेस की साथ दे दें जो देश को आज़ाद कराने में लगी हुई है। तो फिर इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की बहुत तेज मांग हो गई। लेकिन ये मांग कहाँ हुई? प्रथम विश्व युद्ध में मांग चलने लगी। हमको बना बना के भेजना पड़ा, कम दाम में भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ले जा रहे थे उसको। और इस तरह युद्ध के दौरान भारत में उद्योगों का बहुत विस्तार हुआ। अब उद्योगों का विस्तार होगा तो जो पुराने व्यावसायिक है लोग हैं, उनको कंपटीशन मिलेगा। इसी वजह से वो इनके इस रवैये से परेशान थे और व्यावसायिक लोगों ने भी, बिजनेसमैन लोगों ने भी कांग्रेस का समर्थन देना शुरू कर दिया। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। युद्ध इतना भयावह था, हिटलर मान ही नहीं रहा था। भाई जर्मनी कूद गया था, जर्मनी ने तो युद्ध शुरू किया, क्षमा करें, जो है यूरोप में बहुत सारे देशों ने शुरू कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों को लड़ना था, अपने आप को बचाना था, तो बहुत खर्चा हुआ। अब खर्चे के साथ साथ लड़ने के लिए सैनिक ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक सेना बढ़ाने में मजबूर हो गए वो, और बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। भारत से बहुत सारे सिपाही दूसरे देशों में भेजे जाने लगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ से वापस आए तो उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज कितने अन्यायपूर्ण हैं। मतलब बहुत सारे सिपाहियों को समझ में आया कि अंग्रेज सही नहीं है, इसलिए बाद में उन्होंने भी विद्रोह किया इनका। बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ लोगों का किस तरह शोषण करती हैं। मतलब उनको किस तरह की सिपाहियों को परेशानी हुई होगी, वहाँ पर खाना पीना नहीं मिलने के बाद भी लड़ना हुआ होगा उनको। इसलिए फलस्वरूप जो सिपाही थे, इन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर हुई 1917 की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति ने हमारे देश में किसानों और मजदूरों में भी एक उम्मीद जगा दी कि हम चाहे तो देश को आज़ाद करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1917 में रूसी जो क्रांति हुई थी, ये रोटी कपड़ा और मकान वाली क्रांति थी। इसमें क्या था? किसान और मजदूरों ने मिलकर पूरे रूस को जार के शासन से हटा दिया था। मतलब जार के शासन को उखाड़ के फेंक दिया था। इसका मतलब ये कि जब किसान और जो है मजदूर मिलकर के किसी एक देश में ये कर सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो हम तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हैं। इसी के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का विचार बड़े पैमाने पर, ये रूसी क्रांति का जो विचार था, बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे विचार, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिलने लगी कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ दे सकते हैं। अब इसी बीच होता है महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी के रोल के बारे में जरा यहाँ पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में। वह अपनी उम्र में यानी 46 साल की उम्र में भारत वापस लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से। आपको पता है गांधी जी शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका गए।
दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। उनका पहला सत्याग्रह वहीं पर हुआ था। उसके बाद जब गांधी जी इंडिया लौटे तो सबको पता था, बहुत सारे लोगों को गांधी जी के बारे में पता था कि भाई साउथ अफ्रीका में कोई गांधी नाम का इंसान है जिसने शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को मना लिया था, मानने पर मजबूर कर लिया था। तो गांधी जी 46 की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे दक्षिण अफ्रीका में कर क्या रहे थे? वे वहां नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें वहां के हिंदू, दक्षिण अफ्रीका में हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई तथा गुजराती, तमिल और उत्तर भारत के बड़े बड़े व्यापारी, वकील और मजदूर, इन सब तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन चलाया उसी की वजह से जो हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और सारे बड़े बड़े व्यापारी और उच्च वकील, मजदूर, सभी लोगों से गांधी जी मिल लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि सब लोग उनसे मिलना चाहते थे। महात्मा गांधी ने सन 1895 में डरबन ऑफ साउथ अफ्रीका के डरबन नाम की जगह पर एक कांग्रेस की स्थापना की जिसका नाम था नाटाल कांग्रेस। तो महात्मा गांधी ने डरबन में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की और एक फोटो आप देख सकते हैं जहां पर गांधी जी और नाटाल कांग्रेस का एक फोटो है। देखिए ये नाटाल कांग्रेस आपको दिख रही है, ये लोग थे जो नाटाल कांग्रेस के मेंबर थे। इसमें महात्मा गांधी सबसे युवा आपको दिख रहे होंगे अलग से, ये महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी को भी आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत पुराना चित्र है जब महात्मा गांधी डरबन में थे साउथ अफ्रीका में और उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 1995 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। नटाल कांग्रेस 1895 में। क्या आप इस चित्र में महात्मा गांधी को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगर नहीं पहचान सकते तो लिखा हुआ है कि वह पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहन के खड़े हुए हैं। अब तो आपने पहचान लिया होगा, जो मैंने निशान लगाया, जो मार्क किया है, वही महात्मा गांधी हैं जो उस समय नटाल कांग्रेस के सबसे युवा व्यक्ति थे उस समय। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इंडिया, जब वो आए 1915 में जब इंडिया आए तो उनने सबसे पहले इंडिया का दौरा किया, पूरे इंडिया का दौरा किया और देखा कि क्या क्या हो रहा है, समस्या क्या है। अपने शुरुआती प्रयास में वो चंपारण गए। चंपारण में नील की खेती वाले किसान की दुर्दशा बहुत खराब थी। उनसे ज़बरदस्ती जो है टैक्स लिया जा रहा था और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको खाने पीने के रहने की भी तकलीफ हो रही थी। महात्मा गांधी एक किसान के निमंत्रण पर वहाँ गए चंपारण, और चंपारण जाकर के उससे मिले और आंदोलन चलाया और सक्सेसफुली चंपारण का सत्याग्रह पहला सत्याग्रह हुआ। जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में भी अपनी भूमिका अदा की। खेड़ा सत्याग्रह हुआ और अहमदाबाद मील सत्याग्रह हुआ। ये सब करके उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया था। इसका मतलब लोगों को विश्वास हो गया था कि ज़रूर महात्मा गांधी में कुछ तो पावर है कि ये आए और शांतिपूर्ण तरीके से काम कर लिया। हम विद्रोह करते थे, आंदोलन कर रहे थे, कोई मतलब नहीं लिखना, लेकिन इन्होंने चुपचाप असहयोग अशांत मतलब शांति से अहिंसक तरीके से ये सब काम कर लिया। इस आंदोलन के माध्यम से उनका परिचय राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के साथ में हुआ। वल्लभ भाई पटेल साहब और राजेंद्र प्रसाद साहब उस समय काफ़ी एक्टिव लोग थे। इनसे उनकी मुलाकात हुई और ये लोग उनके मुरीद हो गए कि भाई महात्मा गांधी तो कुछ तो बात है, ये इनमें कुछ बात है, इनसे सीखना चाहिए। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों के हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जहाँ पर ये दोनों राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल साहब भी थे वहाँ पर। फिर हुआ ये सत्याग्रह, एक रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में। इस रॉलेट एक्ट को पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। रॉलेट एक्ट को एक और नाम दिया जाता था कि भाई बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून। तो बिना वकील, कोई वकील नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, दलील भी नहीं होती थी इसमें। ये ऐसा कानून लाया गया था, काला कानून था ये, ब्लैक कानून के नाम से जानते थे। इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। और ये कब की? 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए, यानी 1919 में ही पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन किया। उन्होंने बोला शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग सत्याग्रह करेंगे और इस कानून को हम लोग विरोध करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गांधी जी ने वो बनाया था और विरोध करना शुरू किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों को पर अंकुश लगाने और पुलिस वालों को ज़्यादा ताकत देने के लिए था।
मतलब पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई कि अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे और वो व्यक्ति गिरफ्तारी का न तो कारण पूछ सकता था, न केस लड़ सकता था, कुछ भी नहीं था, सीधा गिरफ्तार कर लिया, बोला कि ये आप अंग्रेजों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कर रहे हो, किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ था, हमारी मूल आज़ादी के खिलाफ था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस कानून को शैतान की करतूत कहा कि ये तो शैतान की करतूत से कम नहीं, और निरंकुशवादी बताया। ये जो कानून था ये किसी शैतान की करतूत से कम नहीं, जबरदस्ती लोगों को परेशान करना एक शैतान ही कर सकता था। तो रॉलेट एक्ट के लिए उन्होंने एक काम किया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और अपमान और याचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसे कहेंगे हम लोग, ये अपमान और याचना का दिवस है। इस दिन सब लोग इसे अपमान दिवस मनाएंगे ताकि अंग्रेजों को समझ में आए कि यार हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। सारे लोगों में ये भावना फैल गई। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इससे पहले भारत के अंदर यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में भी पूरे भारत में क्रांति नहीं हुई थी, खाली नॉर्थ इंडिया में हमने पढ़ा 1857 में क्या हुआ था। लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो रॉलेट सत्याग्रह किया गया था ये पूरे देश में फैल गया था। इसका मतलब ये अखिल भारतीय संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन ये संघर्ष लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष अहिंसक संघर्ष था। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने रैलियां निकाली, सभाएं की। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए जुलूस निकाले गए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी दमनकारी रास्ता अपनाया। जहां भी जनसभाएं होती अंग्रेज जाते उनको वहां से बिखेर देते, जनसभाएं करने ही नहीं दे रहे थे। ऐसी ही एक जनसभा हो रही थी पंजाब के अमृतसर के अंदर। एक जगह है जिसको हम लोग जालियांवाला बाग कहते हैं। जालियांवाला बाग में भी कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इसी कानून के तहत 2 नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था। उन 2 नेताओं के नाम थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ये दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये नेता थे उस समय वहाँ के, बहुत सिंपल शांतिपूर्ण नेता थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जबरदस्ती इस कानून के लिए। अब हुआ ये कि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, तो इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में अब वो कुछ कर नहीं रहे थे जलियांवाला बाग में। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन किया। लेकिन जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज जो अधिकारी था वो अपने कुछ सैनिकों के साथ गया और बिना कुछ वार्न किए, वार्निंग भी नहीं दी और बिना कुछ चेतावनी के सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और ये नरसंहार आज तक देश नहीं भुला है। सारे के सारे लोग मासूम थे, एक भी व्यक्ति उसमें अपराधी नहीं था। सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी। बैसाखी का दिन था, बैसाखी चल रही थी उस समय, 13 अप्रैल के दिन 1919 चल रहा था। दोस्तों ध्यान रखना, अमृतसर के में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी प्रकार का दमन का हिस्सा था। जो दमनकारी अंग्रेज नीति चला रहे थे ना कि रॉलेट सत्याग्रह को शांत करना था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे उनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था नाइटहुड की उपाधि। उन्होंने ये उपाधि यह कह के लौटा दी कि हमें इस ऐसे राष्ट्र की या ऐसी सरकार की उपाधि नहीं चाहिए जो मेरे देश में लोगों को बिना निर्दोष लोगों को मारता है। दोस्तों उपाधि लौटाने से क्या होता है? उपाधि लौटाने से ये होता है कि सरकार का अपमान करना हो जाता है, किसी भी सरकार का अपमान होना होता है। और ये कई बार होता है, ये बहुत अहिंसक तरीका होता है किसी को जो है अपमानित करने का। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। इनको पता था कि रॉलेट एक्ट में अगर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत पावर मिलेगी और ये सत्याग्रह आखिर तक चलता रहेगा। महात्मा गांधी भी तो यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहें। उनकी गहरी आशंका थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। मतलब अगर मान लो मुस्लिमों के हक की बात हो रही है तो हिंदू भी आकर के हक की बात करे, और हिंदुओं के हक की बात हो रही तो मुसलमान भी साथ दे। ये गांधी जी बोलते थे। जब तक आप एक दूसरे का साथ नहीं दोगे ये आंदोलन चल ही नहीं पाएंगे। उसके रॉलेट सत्याग्रह में सक्सेसफुली उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू हुए थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो खिलाफत और असहयोग दोनों को एक साथ पढ़ दे क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे।
1920 में अंग्रेजों ने क्या किया, टर्की का जो सुल्तान था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये नाम याद रखना, काफ़ी फेमस नाम था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का सुल्तान था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये वहाँ के सुल्तान थे, खलीफा थे, और खलीफा से इनकी पदवी छीन ली गई और सख्त संधि थोप दी गई। तो ये पावरफुल नहीं थे, अंग्रेज वहाँ पर करता रहता हो गए थे। तो जालियांवाला बाग के हत्याकांड की तरह जो लोग नाराज हुए थे भारत में अंग्रेजों से, वैसी की वैसी नाराजगी पूरे भारत के लोगों में, गुस्सा आ गया था इस वाले काम के खिलाफ कि आप दूसरे देशों में भी जो है खलीफा के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो मुस्लिमों को लगा कि यार ये तो मुसलमान लोगों का अपमान हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमान साम्राज्य, ये जो टर्की पे जो साम्राज्य था वो ओटोमान साम्राज्य था पुराना, ये ओटोमन साम्राज्य में खलीफा जो होते थे, जिसके खलीफा का पदवी छीना गया था, इसको वापस नियंत्रण दिया जाए, वो चाहते थे। इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो नेता थे जिन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। तो महात्मा गांधी ने समर्थन दिया और कांग्रेस को भी ये बोला कि आप भी जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और खिलाफत आंदोलन का जो है आप भी साथ दें, और साथ ही साथ देश में स्वराज की मांग को उठाए कि हमें स्वराज चाहिए, जो बाल गंगाधर तिलक बोलते थे, स्वराज की मांग की गई थी। तो स्वराज की मांग भी उठाई और कांग्रेस ने भी साथ दिया उस समय। 1921-1922 में के दौरान असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, और इसमें असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया था। 21 और 22 के दौरान ये काफ़ी गति मिल गई थी। असहयोग आंदोलन क्या था, ये आंदोलन क्या था? गांधी जी बोल रहे थे कि आप ऑफिस जाइए, दफ्तर जाइए, सब कुछ काम करिए, मतलब सब जगह जाइए, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सब ब्रिटिश सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, सिपाही हो तो सिपाही, आप जाइए, लेकिन सहायता मत कीजिए अंग्रेजों की, काम मत कीजिए, वो आप पर डिपेंडेंट है। तो असहयोग वाली नीति अपनाई थी कि इससे भी अंग्रेज जो है वो जो है हार सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन इस समय काफ़ी गति में था, जैसे मोतीलाल नेहरू साहब, चितरंजन दास, राजगोपालाचारी, आसिफ अली, इन सब वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। ये सरकारी ये उस समय वकालत करते थे, इन्होंने बड़े बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ दी असहयोग आंदोलन के चलते कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे अब सरकार का। उपाधियों का वापस लौटा दिया, विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। जिन जिन लोगों को अंग्रेजों से जो भी उपाधि मिली सब ने लौटा दी, विधानमंडलों को बहिष्कार कर दिया, हम आपके विधानमंडल को नहीं मानते हैं। जितने भी विधानमंडल बनाए गए थे उस समय उसका बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई कि हम आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे और न चीज़ें खरीदेंगे। हुआ ये कि 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। लोगों ने इंडिया के बाहर के कपड़े पहनने ही बंद कर दिए, तो एकदम से उनके आयात में गिरावट आई। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों का मेन काम क्या था? अंग्रेज शुरुआत में ही मुनाफे के लिए आए थे, अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी तो होगी। अब यही नहीं था कि खाली बड़े बड़े लोग ही काम नहीं कर रहे थे, इस खिलाफत और इस असहयोग आंदोलन में आम आदमियों की भी पहलकदमी थी, लोगों की पहलकदमी भी पढ़ने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया। जैसे खेड़ा, गुजरात में खेड़ा जगह है, वहाँ खेड़ा में गुजरात में पाटीदार किसान ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। उन्होंने बोला हम लगान नहीं देंगे, भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया, क्योंकि ऐसा था कि लगान नहीं चुकाओगे तो ज़मीन वापस लेनी पड़ेगी, ज़मीन पर जो है कब्जा हो जाएगा। तो किसान जो होते थे, जिस भी किसान के घर पे वो लेने जाते कर, तो वो किसान गायब कर देते थे, गायब हो जाता था। तो इनने असहयोग तरीके से, मतलब अहिंसक तरीके से असहयोग आंदोलन चलाया, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकान को घेर लिया गया। आंध्र प्रदेश में यहाँ तक कि वन सत्याग्रह तक चलाया गया गंटूर जिले में, ये भी असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। इस प्रकार पूरे भारत में ये हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पर सिंध वाला एरिया, वहाँ पर मुस्लिम व्यापारी किसान खिलाफत का आह्वान करने से बहुत उत्साहित हुए। जैसे ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये सिंध वाले प्रांत में मुस्लिम लोगों ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया। बंगाल में खिलाफत और असहयोग दोनों एक साथ चल रहे थे, तो इस गठजोड़ में जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। मतलब हिंदू मुस्लिम मिल करके खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों चला रहे थे। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो जोड़ बन गया था, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया कि अब ये समझ में आ गया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए हैं।
पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन शुरू किया और इस अकाली आंदोलन में गुरुद्वारों में जो महंतों का राज चलता था, पहले एक तरफा महंत, तो गुजरात में पंजाब में जो होते ना गुरुद्वारे, उसमें महंतों का पहले शासन चलता था। इन्होंने महंतों को वहाँ से हटाने के लिए आंदोलन चलाया सिखों ने, अकाली आंदोलन। असम में गांधी जी के नाम पर गांधी महाराज की जय ऐसे नारे लगने लगे। असम में लोगों ने बोला गांधी जी की जय, गांधी महाराज की जय। और चाय बागान वाले मजदूरों ने तनख्वाह बढ़ाने पर की बात की, मांग करने लगे कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमें बहुत कम पैसा मिल रहा था, अंग्रेज बहुत कम पैसा देते थे और गांधी जी का नाम लेके जो है नारे लगा रहे थे। यहाँ तक कि असम में जो लोग गीत गाते थे असमिया भाषा में, उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव जो गीत जो कृष्ण भगवान का नाम लेते थे, उसकी जगह पर उन्होंने गांधी राज का यशगान तक कर दिया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के नाम की जगह गांधी जी का नाम बोलने लगे, क्योंकि गांधी जी को आप सब लोग मसीहा समझ रहे थे कि भाई गांधी जी इतना खतरनाक आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चला सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी देखते ही देखते बन गए जनता के महात्मा। गांधी जी को जनता के महात्मा कहा जाने लगा। और हुआ यह कि कई जगह पर गांधी जी को एक मसीहा और ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उनको मुसीबतों से निजात दिला दे, जो उनको मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है, तो वो कोई है तो वो महात्मा गांधी है। और वो कौन है? जनता के मसीहा है। गांधी जी चूंकि एकता के समर्थक थे और अहिंसा के भी, गांधी जी एकता में विश्वास रखते थे, परंतु किसानों को क्या लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ भी उनके संघर्ष में मदद करेंगे। जब असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था तो किसान खुद जमींदार से परेशान थे। इधर अंग्रेजों से पूरा देश परेशान था, लेकिन किसान जमींदार से परेशान थे। अब किसान को ये लगा कि हम जमींदार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दे तो गांधी जी उनका हेल्प करेंगे, ये उनका मानना था। और खेतीहर मजदूरों को भी यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन जो उनकी छीनी गई है जमींदारों के द्वारा वो वापस दिला देंगे। इसीलिए उन्होंने उनको मसीहा का रूप दिया कि ये मसीहा है, सब कुछ दिला सकते, सब कुछ कर सकते हैं गांधी। और कई बार तो गांधी जी का नाम लेकर के लोग, आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्यवाही भी की जो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनके आदर्शों में था ही नहीं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का नाम लेकर के हिंसात्मक कार्यवाही भी की जिसमें किसान और आदिवासी लोग शामिल हुए थे। तो गांधी जी को एक बार ऐसा हुआ भी था कि भाई 20वीं सदी 1922 में घटना भी हुई जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था। हुआ यह कि महात्मा गांधी जो थे वो हिंसक आंदोलन को बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम पढ़ रहे हैं 1922 से 1929 में क्या क्या घटना हुई, उसमें असहयोग आंदोलन गांधी जी को बंद करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि 1922 फरवरी 1922 में चोरा चोरी नाम के पुलिस थाने पर लूटमार की गई थी। चोरा चोरी नाम के पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया। तो गांधी जी ने को लगा गुस्सा है कि यार जब हम लोग असहयोग तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं और लग रहा था कि अंग्रेज मान सकते थे, बहुत पीक पर था, लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी अब इसको वापस ले, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोगों को गांधी जी के इस डिसीजन से जो है वो सहमत नहीं थे। बोले कि जब टॉप पे चल रहा है, जब लग रहा था कि अंग्रेज मान जाएंगे, तब अचानक से कैसे बंद कर दिया। लेकिन गांधी जी अपने आदर्शों के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला कि मैं जब हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहता तो नहीं चाहता, और अगर आप इस चीज़ को मजाक समझ रहे हो तो उन्होंने बंद करके भी दिखाया आंदोलन, क्योंकि आंदोलन बंद कर रहा हूँ और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अगर दूसरा आंदोलन भी चलेगा तो वो भी बंद करेंगे। क्योंकि अहिंसा का मतलब अहिंसा होता है, हिंसा का कोई रोल ही नहीं है। हुआ क्या, बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने दलील दी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन नेताओं ने क्या दलील दी कि अब समय ये आ गया है कि जो परिषद होती है, जो प्रांतों में जो अलग अलग परिषदें, विधान परिषदें बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें पहले कुछ ही लोग भाग ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी हमने बनाई, जैसे कांग्रेस पार्टी या दूसरी कोई भी पार्टियाँ, क्यों ना हम लोग इन चुनाव में हिस्सा ले लें, हमें इन चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से हम सरकारी नीतियों को प्रभावित भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो चुनाव हुए और परिषद के चुनाव में हम पार्टी के लोग अगर जाना शुरू हो गए, जो ज़्यादातर वकील कैटेगरी के लोग थे, तो क्या होगा कि भाई जो परिषद होती थी वो कुछ ना कुछ सजेशन तो देती थी ना नीति बनाने में गवर्नर को, तो हम लोग गवर्नर को जरिए नीतियों में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं कि कौन सी नीति हमें चाहिए। हम चाहे तो आलोचना भी कर सकते हैं। तो एक वो तरीका कि सरकार में घुसने का समय आ गया, तो सरकार में घुसने के लिए हमें परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। 20 के दशक तक बहुत सारे सामाजिक कार्य हुए जिसकी बदौलत महात्मा गांधीवादियों को अपना एक जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली।
तो गांधी जी और गांधी जी को मानने वाले लोगों को एक बड़ा सा जन सैलाब मिल गया कि अब कभी भी कुछ भी होगा तो ये सारे लोग गांधी जी के बोलने पर सब लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। एक बड़ा जनाधार इकट्ठा हो गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और हिंदुओं के लिए संगठन जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग RSS भी बोलते हैं। RSS और CPI ये दो पार्टी, एक पार्टी थी और एक संगठन था। इन दोनों की जो स्थापना वो 1925 के आसपास हुई थी। 1925 में ये संगठन हुए थे और ये बहुत बड़ी घटना थी 20 के दशक की, क्योंकि RSS आप जानते हैं कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार साहब ने 1925 में शुरू किया था। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। मतलब इस दशक में आखिरी में मतलब 1929 में किया था। 1929 में कांग्रेस ने ये बोल दिया कि अब हम तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और पूर्ण स्वराज ही हमें चाहिए, हमें ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है? फुल इंडिपेंडेंस। और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में यह बिल पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये 1929 दिसंबर की बात हो रही थी, तो एक महीने बाद यानी 26 जनवरी 1930 को हमने एक दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस, जिसे पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा गया। तो ये स्वतंत्रता दिवस एक्चुअल में क्या था? ये पूर्ण स्वराज दिवस ही था और पूर्ण स्वराज दिवस हमने 26 जनवरी 1950 को मनाया था। इसीलिए हमने हमारा संविधान भी इसी डेट को लागू किया था, 26 जनवरी को, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस ऑलरेडी उस दिन मना चुके थे। साइमन कमीशन का विरोध, अब देखिए इसी बीच क्या होता है, 1927 में इंग्लैंड से एक टीम जाती है जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी, ये आंदोलनकारी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर चित्र में, देख सकते हैं आप, सारे आंदोलनकारी मिलकर के रैली निकाल रहे शांतिपूर्ण तरीके से और काले झंडे पर लिख रखा है साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, जिस काम के लिए आए वो काम हम करने नहीं देंगे आपको। साइमन कमीशन, क्षमा करें इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 1927 की बात है, 1927। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा, साइमन कमीशन जिसका नाम था। यह आयोग क्या करने वाला था? इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था कि आगे क्या होने वाला है देश के लिए, वो डिसीजन लेने वाला था। लेकिन हमने बोला कि अगर भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला लेना है तो भारतीयों की राय जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम राय नहीं दे सकते? क्या भाई हमारा ही भविष्य है और हमसे नहीं पूछ रहे हो? तो उनने क्या किया, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, 7 मेंबर थे और 7 के साथ यूरोप अंग्रेज थे। इसी वजह से, इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैल गया। उन्होंने बोला कि अगर ये 7 लोग आएंगे तो हमारे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखेंगे। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार करने का फैसला लिया। सबने बोला कि हम लोग इस आयोग का बहिष्कार करेंगे और इसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया, मतलब प्रदर्शन के साथ स्वागत किया गया कि हम आपका बहिष्कार करते हैं और आपने जो जिस चीज़ के लिए आए वो करने नहीं देंगे। और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये प्रदर्शनकारियों का नारा था। तो ये था साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों, अब दौर आता है 1922 से 1929 की घटना पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसी पूरे दौर में भगत सिंह का नाम जो है वो उभर के आता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दोनों का नाम काफ़ी यहाँ पर चलता है। भगत सिंह साहब का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है, तो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। ये नारा उनने दिया था कि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, इंकलाब जिंदाबाद, हमें जो है आज़ादी चाहिए ही चाहिए, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। और भगत सिंह चाहते थे मजदूरों और किसानों की क्रांति, वो मजदूरों और किसानों को इकट्ठा करके बोल रहे थे कि हमें मजदूर और किसानों की क्रांति चाहिए। वो रूसी क्रांति से बड़ा जो है इंस्पायर्ड थे, तो रूसी क्रांति भी मजदूर और किसानों की क्रांति थी, तो वो मजदूर और किसानों की क्रांति भारत में भी करना चाहते थे। इसलिए 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये 3 लोग, देखिए जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय साहब सबसे आगे खड़े हुए थे और वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। और वहीं सामने खड़ा था सैंडर्स नाम का एक अधिकारी,
उस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, लाठी लेकर के लाला लाजपत राय के सिर पे लगातार लाठी से मार करना शुरू किया। लाला लाजपत राय चुपचाप अपना संघर्ष करते रहे, वो साइमन गो बैक करते रहे, लेकिन उनके सिर पे लगातार वार किया गया और इतने वार होने की वजह से, सिर में ज़्यादा लगने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और सैंडर्स का नाम आता है कि उन्होंने मारा है। इसी वजह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु तीनों ने मिलकर के बीच बाजार में उनको गोली मार दी थी, किसको, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसी वजह से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और ये लोग जो थे ये क्रांतिकारियों का नाम लेकर आए थे कि भाई इनने क्रांति फैला दी थी और अंग्रेज डरते भी थे इनके नाम से। इनके नाम से पोस्टर छपवाए गए थे कि भाई इनको जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बड़ा मुश्किल हुआ था उस समय, दौर बड़ा था। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त जो थे, बट्टुकेश्वर दत्त, उनके साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929, ये डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद जो थी हमारी, उसमें जाके बम फेंक दिया। हालांकि बम फटने वाला नहीं था, केवल उन्होंने पर्चे बांट कर बताया कि हमारा काम आगे बम फोड़ना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना था। तो अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना था और हमारी बात पहुंचाना था। हालांकि बाद में दोनों को फांसी दे दी गई थी उस कार्य के लिए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के एक और अभियान की जिसका नाम था दांडी मार्च। आपको पता ना, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। तो दांडी है क्या एक्चुअल में, दांडी समुद्र का एक तट है दोस्तों, बस उसी के नाम पे है ये। उस तट पे जाकर के उन्होंने खाली नमक उठाया था, उसी को क्रांति बोल दिया, उसी को जो है सत्याग्रह या आंदोलन बोल दिया। तो दांडी मार्च एक आंदोलन था। अब ये बोला जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग हम लोग लगातार कर रहे थे कि पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वराज अपने आप तो आने वाला नहीं है। जब तक कि आप उसको पाने के लिए कुछ न करो तब तक तो पूर्ण स्वराज मिलने वाला नहीं था। इसी बीच 1930 में महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। क्या कारण था कि गांधी जी नमक कानून तोड़ने पर आतुर हो गए थे? मैं आपको बता दूं कि पहले ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भारी भरकम टैक्स बनाए रखा हुआ था। नमक खरीदने पर टैक्स था, नमक जो है बहुत महंगा मिलता था क्योंकि टैक्स लेते थे। और गांधी जी का मानना था और बहुत सारे लोगों को मानना था कि नमक ऐसी चीज़ है जो भोजन में मूलभूत चीज़ है और नमक पर कोई, हमारे देश में नमक को बहुत ज़्यादा है जो मानते हैं, और नमक पर टैक्स लगाना पाप है, ऐसा उन्होंने बोला कि नमक पर भी कोई टैक्स लगाता है क्या। तो गांधी जी ने बोला कि हम सब मिलकर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से नमक के कानून को तोड़ेंगे और नमक बना करके देखेंगे ताकि जो अंग्रेज सरकार को पता चले कि हम उनके विरोध में हैं। तो महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूल करना बिल्कुल पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित एक तट था जिसका नाम था दांडी तट, वहाँ पैदल गए। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े और 78 लोग शुरुआत में जुड़े थे उनके साथ। तो ये लोग जाकर के इन्होंने, गांधी जी ने वहाँ से खाली नमक उठाया और बोल दिया नमक क्रांति। ऐसे देश में कई जगहों पर नमक सत्याग्रह किया गया। तो देखो ये नमक क्रांति आपको दिख रही है, नमक उठाए। तो नमक तोड़ना मतलब खाली अपनी मर्जी से नमक उठाया था और लोगों का आह्वान किया कि सब ऐसा कार्य कर सकते हैं, नमक का टैक्स हम अदा नहीं करेंगे। तो ये नमक क्रांति थी उनकी। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ किसानों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने बड़ी संख्या में दिया। सारे लोग उनके साथ मिले हुए थे। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया। ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका दमन करने के लिए उनको मारना पीटना शुरू किया था क्योंकि अंग्रेज भाई ये है कि अंग्रेज की सरकार है तो वो कुछ भी कर सकते थे। 1935 में क्या हुआ? अब 1935 के बाद समझते हैं। दांडी मार्च के बाद 1935 का एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों मतलब जो प्रांत होते थे राज्य आजकल के, इन राज्यों को स्वायत्तता मतलब ये इंडिपेंडेंट रह गए कि आपको पावर दी गई है, ठीक है, स्वायत्तता प्रदान की गई। और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव भी कराए जाएंगे और ये चुनाव भी हुए प्रांतीय विधायिकाओं के, मतलब जो प्रांतों में विधायिका बनाई गई थी उनके चुनाव कराए गए। इन चुनावों के परिणाम आने पर क्या हुआ कि 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 1939 में, यानी सरकार बनने के 2 साल बाद, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 2 साल बाद क्या हो गया, अब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को लड़ने के लिए सैनिक की आवश्यकता थी और कांग्रेस के पास 11 राज्यों में थी सरकार। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार हो गए थे क्योंकि उनकी जो मांगे थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, संविधान बनाना है
वो उनने मांग ली थी। इसके बदले में कांग्रेस के लोग चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को क्या किया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। भाई भारत की कांग्रेस पार्टी क्यों अंग्रेजों को मदद देगी, भाई क्यों वो मदद करेगी कि हम आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, जबकि आप तो हमारी बात ही नहीं मानते। उनने बोला कि हम एक शर्त पर जाएंगे, अगर आप हमें आज युद्ध के बाद स्वतंत्र करो। तब तो अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया था, इस वजह से उन्होंने उनके लिए सेना भेज दी थी कि आप चाहे तो भारतीयों को लड़ने के लिए ले जा सकते हैं। भारत छोड़ो और उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत छोड़ो अभियान 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, और भारत छोड़ो अभियान के बाद फिर क्या हुआ ये कहानी जरा पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने नया चरण शुरू कर दिया, मतलब उनने आखिरी आंदोलन छेड़ दिया। बोला करो या मरो का नारा है, आपकी मर्जी, आप जो करना है करो, पर आप मतलब हिंसा तो मत करो, लेकिन करो या मरो का नारा दिया गया कि अब लास्ट चांस है, अगर इसमें हमने कुछ कर लिया तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि अंग्रेज लगे हुए विश्व युद्ध में, अंग्रेज कमज़ोर हो चुके हैं, अगर इस विश्व युद्ध में अंग्रेज लगे हुए हैं और हम लोग ऐसे में इस समय मांग कर ले और आंदोलन चला दे तो शायद अंग्रेज हमें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ठीक है, गांधी जी और अन्य नेता को फौरन जेल में डाल दिया। ये अंग्रेज यही करते थे कि जब भी कोई आंदोलन शुरू होता सबसे पहले ये नेता को ही अंदर करते थे। तो गांधी जी को और उनके साथ में जो दूसरे नेता थे उनको फौरन जेल भेज दिया गया कि आपको जेल में डाला जा रहा है, ताकि आंदोलन क्या हो जाए, ठप पड़ जाए। किसान और युवा इस आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद भी आंदोलन चलता रहा। अंग्रेजों ने बर्बरता के का रास्ता अपनाया और इस आंदोलन को बर्बर तरीके से जो है दमन करने का प्रयास किया। बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका था, यहाँ तक कि 1943 के अंत की बात करें, 1943 के एंड आते आते 90,000 लोगों को जेल में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। 90,000 लोगों को गिरफ्तार करना दोस्तों, और 1,000 लोगों को सीधे गोली मार दी जो नहीं मान रहे थे। तो गोली भी मारी गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आंदोलन करते रहे। क्यों? क्योंकि करो या मरो का नारा दे दिया था कि अब ये अंतिम है, जितना चला सकते हो चलाओ। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करी। एक तरफ तो हमारे यहाँ आंदोलन चल रहे थे, एक तरफ तो आंदोलन की मांग हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अलग ही कहानी गढ़ रही थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का, स्वतंत्र राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या था, पाकिस्तान का नाम नहीं था, पाकिस्तान शब्द का नाम उस समय आया नहीं था, तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र की होना चाहिए, ये मांग हो गई थी। मुस्लिम लोगों ने मुसलमानों के लिए स्वायत्त यानी स्वतंत्र व्यवस्था की मांग आखिर की तो क्यों की? इसलिए की क्योंकि 1930 के आखिरी सालों में, जब 1930 का आखिरी साल चल रहे थे 1930s का, तब उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। मुस्लिम लीग ऑलरेडी इस बात के लिए तैयार हो चुकी थी कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग राज्य होंगे। क्यों होंगे, ये क्या मांग थी? 1930 के दशक में क्या हो गया ऐसा कि मुस्लिम लीग इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि एक राज्य बने। 1930 के आखिरी सालों में, आखिरी साल मतलब 37, 38, 39 वाला साल, 1937, 1938 में ये मांग हो रही थी। क्यों? क्योंकि 1937 में हो गए थे प्रांतों के इलेक्शन। याद करो जरा, अभी बताया था मैंने, प्रांतों के चुनाव हो गए थे। अब इन प्रांतों के चुनाव में क्या हुआ, 11 राज्यों में सरकार बनी थी। अभी मैंने बोला 11 प्रांतों में कहा किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की। मुस्लिम लीग को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि 1900 ये लिखा हुआ 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः बड़ा कारण था, क्योंकि उसमें कांग्रेस को तो काफ़ी लीड मिली थी लेकिन मुस्लिमों को नहीं मिली। चुनाव में मुस्लिम लीग को यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उनके पास कोई राज्य ही नहीं मिला। 11 राज्य तो कांग्रेस लेके चला गया, एक संयुक्त राज्य मिल रहा था उनको, एक आध जगह उनके भी थे, लेकिन संयुक्त राज्य जो बचा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सरकार बनाने के लिए उन्होंने बोला कांग्रेस को कि हम दोनों मिलकर बना लें क्योंकि हमारे पास भी अच्छी सीटें हैं। कांग्रेस ने मना कर दिया। बस इसी वजह से उनको लगा कि जो भारत में लोकतांत्रिक संरचना बनेगी उसमें हमारी कोई बड़ी भूमिका रहेगी नहीं, इसलिए देश तो नया चाहिए। मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, मना ही कर दिया उनने कि हम आपके साथ यूपी में सरकार नहीं बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, 1937 में चुनाव हुआ, 37 में चुनाव हुआ, प्रांतों में चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग भी लड़ी तो कांग्रेस भी लड़ी, लेकिन मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली और राज्यों में कम सरकार बना पाई।
कांग्रेस को लीड मिली और 11 राज्यों में सरकार बना ली, जिस वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को विश्वास हो गया कि हम अल्पसंख्यक ही बन के रहेंगे, नहीं तो कांग्रेस का ही राज चलेगा इस देश में। तो स्वतंत्रता और विभाजन की ओर अब बात आ रही है स्वतंत्रता की। अब देश स्वतंत्र होने वाला है। 40 के दशक के ज़्यादातर नेता जेल में थे। जब 40 का दशक चल रहा था तो बहुत सारे नेता जेल में थे। अब नेता, जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में थे, तो यह समय मुस्लिम लीग के लिए सबसे अच्छा था देश में अपनी भावनाओं को फैलाने का। तो मुस्लिम लीग का जो प्रभाव था वह पूरे देश में फैल गया। और 1945 के युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बात करना शुरू की। उन्हें बोला कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के हमारे पास बैठे और हम लोग बातचीत करें। और फिर उन्होंने वार्ता की, लेकिन यह वार्ता असफल रही, यह बातचीत असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत के जो मुसलमान हैं उसका एक ही प्रतिनिधि होगा और वो होगी मुस्लिम लीग। लेकिन कांग्रेस इस दावे को मानने से मना कर दिया। कांग्रेस ने क्या बोला? कांग्रेस ने बोला कि भाई सभी मुसलमानों के लिए अकेली मुस्लिम लीग नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस में भी है और हमारा साथ भी देते हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी कांग्रेस के साथ में थे, तो फिर कांग्रेस उस बात को क्यों मानेगी कि पूरे देश में मुसलमानों का एक ही प्रतिनिधि हो सकता है, वह मुस्लिम लीग। और वो वार्ता इसलिए ख़त्म हो गई 1945 में, चल नहीं पाई। 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए, वापस से 1937 में हुए थे, उसके बाद 1946 में फिर से प्रांतों में चुनाव हुए। अब जिन जिन जगहों पर रिजर्व सीट नहीं थी, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जहां रिजर्व सीट नहीं थी, आपको पता ना कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीट बनाई गई थी, जहां रिजर्व सीट नहीं थी वहां कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वहां लीग ने बेजोड़ सफलता हासिल कर ली। जिन जिन जगहों पर मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी कि मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत के लिए राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 लोगों की टीम भारत भेजी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 लोगों की जो सभा थी, ये कौन थी? कैबिनेट मिशन था, ये भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया? इन्होंने उसको बोला कि भाई आप बात बैठिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बैठ करके बात करें कि आगे भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने इस कैबिनेट मिशन ने सुझाव क्या दिया? सुझाव ये दिया कि भारत अविभाजित रहे, भारत को अनडिवाइडेड रखा जाए, इसको डिवाइड न किया जाए, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, जहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग हो रही है ना पाकिस्तान की, उस वाले क्षेत्र में कुछ अलग से स्वतंत्रता दे दो उनको। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी अलग राष्ट्र और कांग्रेस किसी भी प्रकार की स्वायत्तता देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए यह वार्ता फेल हो गई थी कैबिनेट मिशन की। लेकिन कैबिनेट मिशन भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बना चुका था। कैबिनेट मिशन ने एक काम अच्छा किया कि संविधान सभा तो बना दी, लेकिन भारत को आज़ाद करने के लिए क्या होना चाहिए ये अभी तक फिक्स नहीं था। अभी भी विभाजन को लेकर बड़ी वो समस्या थी कि देश एक रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जब सहमति नहीं जताई तो इससे ये बात तो तय हो गई थी कि विभाजन तो अवश्यंभावी था, होना ही था। ये बात कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बता दी, ये मना करके। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि अब तो पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि अगर ये चला गया कैबिनेट मिशन, इसका मतलब जो भी मिशन आएगा कांग्रेस वापस भेज देगी, आज़ादी नहीं मिलेगी और न ही पाकिस्तान अलग होगा। तो पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन शुरू किए। जबकि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया कि हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, और भारत में दंगे फसाद फैला दिए। इसी बीच में मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, दंगे फसाद होने से लगे। और देखिए देश क्या हो गया, धीरे धीरे जब विभाजित हुआ तो मार्च 1947 की बात थी और अगस्त में तो आज़ाद हो गया। तो जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो करोड़ों लोग अपने घर बाहर छोड़कर इधर से उधर भागने लगे। विभाजन का नतीजा यह हुआ कि भारत की शक्ल सूरत पूरी बदल गई और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो पाकिस्तान का जन्म हो गया और विभाजन का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जो बॉर्डर पर थे, और बड़ी समस्या हुई। कुछ लोगों का आंगन भारत में रह गया तो घर पाकिस्तान में चला गया, किसी का खेत खलियान भारत में रह गए तो घर पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि सर रेडक्लिफ साहब ने जो लाइन खींची थी वो बिना देखे समझे खींच दी थी। पहली बार इंडिया आया व्यक्ति भारत का विभाजन कर रहा था
और मैप में ही सारा खींच के चला गया। तो इसी वजह से हमारा देश का जो विभाजन वो बड़ा ही दुखदायी हुआ था, इतना ज़्यादा दुख लोगों को हुआ था उस समय। बोस और आईएनए की बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो है उन्होंने गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को भारत में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता, सारे लोग इनको जानते हैं। समाजवादी विचार रखने वाले परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत को नहीं मानते थे। वे गांधी जी के अहिंसा के में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि अहिंसा से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हालांकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में वो सम्मान जरूर देते थे, लेकिन फिर भी वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे। उन्होंने जर्मनी के रास्ते होते हुए वे सिंगापुर पहुंच गए और सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आज़ाद पार्टी, क्या फौज बनाई, आज़ाद हिंद फौज। भारत को अंग्रेजों से नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये जर्मनी में जाकर के हिटलर से भी मिले थे। अब इनकी कहानियाँ पढ़ना, बड़े इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन समाप्त। अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आए एक दूसरा विकल्प। और ये दूसरा विकल्प क्या है? ये दूसरा विकल्प है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप जा सकते हैं जहाँ आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप जैसे इस पर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर आपको CBSE 7 क्लास टू 12 क्लास हिंदी मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास 8। जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके सामने कक्षा 8वीं के सारे टीचर का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। जैसे आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया वैसे ही आपका वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके सारे सीक्वेंस वाले वीडियो आपको वॉच ऑल वीडियोस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी वीडियो पर देखना है उस पर क्लिक करें और सीधा आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। आप अपना नोट्स बना सकते हैं और कक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।